अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें आकाए उर्दू कहा जाता है और इनकी जो पैदाइश हुई है 1830 और 1910 में हुई है। नाम मोहम्मद हुसैन था और आज़ाद इनका तखल्लुस था। और आज़ाद ज़ुल्हिज्जा 1245 हिजरी मुताबिक 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। आज़ाद का इंतकाल 22 जनवरी 1910 को लाहौर में हुआ और हाल ही ने कतई तारीख वफ़ात कहा है। आज़ाद का ख़ानदान ईरान से कश्मीर आया था और शाह आलम सानी आफ्ताब के ओहद में दिल्ली आ गया था। आज़ाद के दादा का नाम मोहम्मद अकबर वालिद और मोहम्मद बाकर और वालिदा का नाम अमानी बेगम था। मोहम्मद बाकर दिल्ली कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद 1828 में मुदर्रिस मुकर्रर हुए। उसके बाद अगला है, मोहम्मद बाकर ने एक अखबार दिल्ली अखबार के नाम से 1838 में जारी किया था, जिसे उर्दू का पहला अखबार होने का शर्फ हासिल है, जो 10 मई 1840 से नाम में ज़रा सी तब्दीली के साथ दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये होने लगा था। 20 अप्रैल 1848 से दिल्ली उर्दू अखबार पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम मुहतमिम की हैसियत से आना शुरू हुआ था। 12 जुलाई 1875 को बहादुर शाह ज़फ़र की तजवीज़ पर दिल्ली उर्दू अखबार का नाम बदलकर अखबार-उज़-ज़फ़र रख दिया गया है। उसके बाद अब मोहम्मद बाकर पर दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर फ्रांस टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम की वजह से दिल्ली उर्दू अखबार 13 सितंबर दिल्ली उर्दू अखबार 13 सितंबर 1857 को बंद हुआ था। मोहम्मद बाकर जमील जालवी के मुताबिक इस कत्ल के इल्ज़ाम की वजह से फांसी पर चढ़ाए गए थे और नूरुल हसन नकवी के मुताबिक उन्हें गोली मारकर मौत की सज़ा दी गई थी। मोहम्मद बाकर शेख इब्राहिम ज़ौक़ के लंगोटिया यार थे और इसी ताल्लुक़ के बिना पर आज़ाद ने ज़ौक़ की शागिर्दी अख्तियार की थी और सफ़र ईरान से वापस आकर अनथक मेहनत करके दीवाने ज़ौक़ मुरतब करके उसे अपने की थी और सफ़र ईरान से वापस आकर अनथक मेहनत करके दीवाने ज़ौक़ मुरतब करके उसे अपने खर्च से छपवाया था। आज़ाद पहली और आखिरी बार ईरान 1885 में गए थे। उसके बाद है, हुकूमत हिंद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब दिया था। किसने दिया था? हुकूमत हिंद ने दिया था। इम्पोर्टेंट है। और कब दिया था? 1887 में। आज़ाद 5 जून 1890 को मुलाजमत से सुबकदोश हुए थे और 6 जून से 50 रुपये माहवार उनकी पेंशन मुकर्रर हो गई थी। 30 अगस्त 1892 को गवर्नर जनरल की सिफारिश पर पुरवज़ीर हिंद ने सिफारिश पर वज़ीर हिंद ने 75 रुपये माहवार के खुसूसी पेंशन और मंजूर हुई थी। आज़ाद के 14 बच्चे थे मगर सिर्फ एक आगा मोहम्मद इब्राहिम ज़िंदा बचे थे। आज़ाद को उर्दू का पहला तारीख़ी नवीस माना जाता है। इम्पोर्टेंट है। पहला तारीख़ी नवीस किसे माना जाता है? तो आज़ाद को। अब हम लोग आगे देखेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीदी नज़रियात। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीदी नज़रियात। शेर के मुतालिक आज़ाद की राय है कि शेर एक परतो रूहुल कुद्स और फैज़ान रहमत इलाही का है कि अहले दिल की तबीयत पर नुज़ूल करता है। आज़ाद शेर को ख़याली बातों का मजमुआ और गुलज़ार फसाहत का फूल बताते हैं। आज़ाद का कहना है कि हमारा शायर अपने मुल्क की चीज़ों को नज़रअंदाज करके मुल्क से बाहर नज़र दौड़ाता है। उसे दजला फुरात तो नज़र आते हैं, गंगा जमुना दिखाई नहीं देती। नसरीन नस्तरन शमसाद सनोबर उसे भाते हैं मगर गुलाब चंपा चमेली की उसे खबर नहीं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद
के कारनामे। आब हयात 1880, पहला एडिशन 1880, दूसरा एडिशन 1883। आब हयात उर्दू शोरा का तस्करा है, जिससे एक तरफ अदबी तारीख नवीसी का रास्ता खुलता है और दूसरी तरफ उर्दू ज़ुबान के अहद बाहद तरक्की की तस्वीर सामने आती है। दरबार अकबरी 1898, इसमें जलालुद्दीन अकबर बादशाह हिंदुस्तान और उसके दरबार के जलीलुल क़द्र उमरा की हालात व वाक़यात दर्ज हैं। सुखनदान फ़ारस, ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उर्दू ज़ुबान में फ़ारसी ज़ुबान व क़वायद से मुताल्लिक़ है। ड्रामा अकबर 1922, इसमें शहंशाह जहांगीर और मलका नूरजहाँ की दास्तान इश्क को उर्दू ड्रामे के रूप में पेश किया गया है। सैर ईरान, आज़ाद ने सफ़र ईरान के दौरान जो रोज़नामचा याददाश्तों के तौर पर लिखा था ताकि बाद में उसकी बुनियाद पर अपना सफ़रनामा लिख सकें, उसे आज़ाद के पोते ने उसकी वफ़ात के बाद लाहौर में ईरान पर दिए हुए लेक्चर के साथ सैर ईरान के नाम से शाये किया था। किस नाम से? सैर ईरान के नाम से शाये किया था। अब इनकी कुछ तसानीफ़ हैं, जैसे निगारिस्तान फ़ारस, कसस हिंद और नेरंगे ख़याल। अब आगे हम लोग देखेंगे दीवान ज़ौक़ 1832 और इसमें 3412 गज़लें हैं। आज़ाद के दीवान ज़ौक़ का ख़ात्मा इन अल्फाज में होता है कि इलाही तू जानता है आज़ाद ने जो कुछ किया नेक नियत और पाक अक़ीदे से किया है और तेरे हुक्म से किया है, इस खिदमत को कबूल कर। उसके बाद है मकातिब आज़ाद, मकालात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुरत्तब आगा मोहम्मद बाक़िर, ये 3 जिल्दों पर है। आज़ाद की शायरी के 2 मजमूए हैं, एक है नज़्म आज़म, ये 1899 में, और ये मजमुआ जदीद उर्दू शायरी की तारीख़ में संगे मील की हैसियत रखता है। ये जमील जालबी के मुताबिक है। अगला है नज़्म आज़ाद के सरवरक पर लिखा है कि नज़्म आज़ाद जो हुस्न इश्क के कैद से आज़ाद है। मजमुए नज़्म आज़ाद ही में मसनवी शब कदर और वो लेक्चर जो 15 अगस्त को नज़्म और कलाम मौजू के बाब में ख़यालात के मौजू पर अंजुमन पंजाब के जलसा में दिया गया था शामिल है। उसके बाद है ख़ुम खुदाए आज़ाद 1932, इसमें वो गज़लियात, क़ताअत और क़साइद शामिल हैं जो आज़ाद ने नज़्म आज़ाद से पहले कहे थे और जो रंग कदीम से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मजमूए में जज्ब दूरी के उन्वान से एक आज़ाद नज़्म भी शामिल है। अब इसमें है शब कदर, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन और दादे इंसाफ, विदाए इंसाफ, गंजे कनात, अब्रे करम, जज्बे दूरी, प्यारी बिल्ली, ख़िताब बकलम, दोस्ती, नौ तर्ज़ मुरस्सा, अलवाउल अज़मी। उसके बाद अगला है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतल्लिक़ आरा व ख़यालात। अब कलीमुद्दीन अहमद ने आज़ाद की तनकीद का सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा पर्दाजी को बताया है। किसको बताया है? तो इंशा पर्दाजी को। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनकीद निगारी की बुनियाद रखी मगर टेढ़ी। फिर भी ये क्या कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी, तो ये डॉक्टर एहसन फ़ारूकी ने कहा है। उसके बाद है आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। राम बाबू सक्सेना ने लिखा है कि आज़ाद की इबारत में भाषा की सादगी और बेतकल्लुफ़ी, अंग्रेज़ी साफ़ गोई और फ़ारसी की हुस्नकारी सब एक जान हो गई हैं। शिबली ने आज़ाद के बारे में लिखा है कि आज़ाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, ये राम बाबू सक्सेना का है। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी न पहुँचने की बात कलीमुद्दीन अहमद ने कही है। अब हम लोग देखेंगे कि नेरंगे ख़याल में कितने मज़मून शामिल हैं। तो कल तो हम लोगों ने पहला किया था जिसका नाम है उर्दू और अंग्रेज़ी इंशा पर्दाजी पर कुछ ख़यालात। अब आज हम लोग दूसरा देखेंगे आगाज़ आफरीनश में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। उसके बाद तीसरा है सच और झूठ का रिज़्मनामा, और चौथा है गुलशन उम्मीद की बहार, और चौथा है सैर ज़िंदगी, और
اس کے بعد انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے بعد علوم کی بدنصیبی۔ نیکسٹ ہے علمیت اور ذکاوت کے مقابلے، اس کے بعد شہر عام اور بقائے دوام کا دربار، پھر خاتمہ، نظم اردو، مضمون کلچر، لیکچر اور شام کی آمد و واردات کیفیت۔ اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے اس میں دوسرا جو اس کا مضمون ہے نیرنگ خیال کا، وہ ہے آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا۔ اب دیکھیے، سیر کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہیں تھا، کس کا داغ نہیں تھا؟ گناہ کا داغ نہیں تھا، اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ ملک فراغ اور خسرو آرام بادشاہ تھا۔ مگر جب انسان کی نیت میں فرق آتا ہے تو کیا جلد اس کا مزہ پاتا ہے؟ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سارا سامان عیش و آرام کا صرف میرے ہی کام آوے۔ اب گلزار میں فریب کے جاسوس اور سینہ روزی کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر چند روز بعد ان کی تاراج اور لوٹ مار بھی آ پہنچی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے بھی باغ میں آ کر قیام کیا۔ اس کے بعد ہے اس بددیانتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور اپنے پیرزادے کی شکل میں باغ میں آئے۔ چنانچہ سب لالچی انسان خسرو آرام کا ساتھ چھوڑ کر ان کے معتقد ہو لیے۔ لالچ اور ہوس کے بدولت اب ملک فراغ کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ ملک میں قحط اور ٹڈی دل کے لشکروں کا آنا جانا عام ہو گیا تھا۔ کس کا؟ قحط اور ٹڈی دل کے لشکروں کا آنا جانا عام ہو گیا تھا۔ ان لشکروں میں وبا اور امراض، گول کے گول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی۔ اس لیے سب اپنے لیے پرشرمندہ ہوئے۔ اب پچھتائے کیا حاصل؟ ہاں، ہمت کرو اور محنت پر کمر باندھو۔ عالم کا یہ حال دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دونوں تجربہ کار پہلے ہی دنیا سے کنارہ کش ہو کر سیب کے درخت پر جھولا کرتے تھے، سب ان کے پاس پہنچے تاکہ اس صورتحال سے نجات مل سکے۔ تدبیر نے بتایا کہ احتجاج و افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خردمند ہے، جس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی اس کی طبیعت میں ہے، لہٰذا اس کی اطاعت قبول کرو۔ انہوں نے اس محنت پسند خردمند کو ایک کوہ میں پایا۔ یہ کبھی ہیکل جوان تھا اور اس کا چہرہ ہوا سے جھررایا، دھوپ سے تمتمایا، بدن مشقت کی وجہ سے اینٹھا ہوا، پسلیاں ابھری ہوئی، ایک ہاتھ میں کھیتی کا سامان، دوسرے میں معماری کے اوزار لیے ہوئے ہانپ رہا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ سب نے اس کی اطاعت قبول کی۔ ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ کہا، تم ہماری خدمت میں حاضر رہو، ہم تمہیں اپنی تدبیریں سکھائیں گے، تمہارے لیے زمین سے اناج، پانی سے مچھلیاں،
जंगल से चरिंद और आसमान से परिंदे निकालेंगे। ज़मीन का पेट चाक कर सोना, चांदी, हीरे निकालेंगे और पहाड़ की अंतड़ियाँ डालेंगे। जंगल काट कर नई दुनिया की तामीर करेंगे। चंद रोज़ में रंग निकल आया, मगर नए ढंग से सारी ज़मीन शहर, कस्बों और गांव से भर गई। अनाज और मेवों से माला माल हो गई। शहरों में बाजार लगे और इमारतें आसमान छूने लगी। ऐ मेहनत कशों, मेहनत की भी एक मुद्दत होती है। आखिर ऐसा थकोगे कि गिर पड़ोगे। मेहनत पसंद खिरदमंद मुल्क के दौरे पर एक दिन निकला और एक कोहिस्तान से गुजरा। बड़ा खूब और दिल फरेब कि यहाँ से जाने की तबीयत ना करे, मगर यहाँ उसने एक कौम को देखा सब के सब ज़ाफ व नातिक से ज़मीन में बिछे जाते थे। उनमें थकन और सुस्ती की वबा फैली हुई थी। नातवाई उन पर सरदार थी। तहम्मुल और हिकमत उन्हें देखकर बेहोश हो गए। जंगल की आबो हवा और माहौल से ने दिल पर ऐसा असर किया कि अब पुराने दिन याद आए और अफसोस हुआ कि मुल्क फराग क्यों छोड़ा। लिहाजा इरादा किया कि वापस खुसरू आराम की खिदमत में चला जाए। जो आशाइश के कुदरती सामान थे वो अपने हाथों से खोए। अब मोहब्बत के बनाए हुए सामानों से आराम व सुकून चाहते हो? अब मेहनत के बनाए हुए सामानों से आराम व सुकून चाहते हो? ना होगा। सभी खुसरुए आराम के दर पे पहुँचे और इल्तिजा की, मेहनत से हासिल सभी सामान ले लो और हमें अपनी अतात में कबूल कर लो। मगर मुल्क फराग का रंग भी अब तब्दील हो चुका था। तकल्लुफ़, आराइश, बनावट, ऐशो आराम दरबार के रुकन हो गए थे। कुदरती सब्ज़ाज़ार यहाँ भी महल्लों की ज़ीनत रह गया था। मेहनत पसंद खिरदमंद की सोहबत में रहने के बाद लोग खाली बैठने से घबराते थे। यहाँ भी कुछ दिनों बाद ही उकताहट होने लगी। आराम के बंदो देखो, बहुत आराम बहुत सी खराबियाँ पैदा करता है। आराम शाह के वज़ीर आज़म ऐश और निशात थे। ऐश ने मर्ज़ के साथ मिलकर आराम शाह को दगा दी और इस पर हमला कर दिया। आराम हमला से घबरा कर भाग गया। इन दोनों नमक हरामों ने सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। ऐश और निसात के बदौलत तमाम आलम इज्साम अमराज में मुब्तला हो गया। मर्ज़ के अलावा सल्तनत की बदख्वाह सीरी और उकताहट भी थे। उनके मसायब बददिमागी और बेजारी थी। अब जो नेमत उन्हें मिलती, शुक्रिया का हक खफगी और बदमज़ाही के हाथों अदा होता है। रफ्ता रफ्ता सब हमराही आराम शाह के किनारे कश होकर तदबीर और मशवरे के पास पहुँचे। उसने कहा, खुसरू आराम की बदौलत तुमने बहुत आराम किए तो तुम काहिल हो गए। मेहनत से उसका तदारुक किया, उसकी तुम्हें बर्दाश्त न हुई और ज़ाफ़ व नातवाई से फरियाद करने लगे। ऐश और निशात से तफरीह का बंदोबस्त किया, मगर लुत्फ़ के बाद उन्होंने तुम्हें अमराज के हवाले कर दिया। अब अगर मेहनत पसंद खिरदमंद और खुसरू आराम दोनों मुत्तफ़िक होकर हुकूमत करें तो उनके सभी दुश्मन बेआबरू होंगे। जिस तरह खुसरू व आराम सीरी से परेशान था, इसी तरह मेहनत पसंद खिरदमंद काहिली से तंग था। दोनों ने सुलह की और मुत्तफ़िक होकर मुल्क फराग को बाहम तकसीम कर लिया। मेहनत पसंद खिरदमंद को दिन की सल्तनत मिली, जबकि खुसरू आराम को रात की सल्तनत। खुसरू आराम की शादी सुल्तान मेहनत पसंद के ख़ानदान में हो गई और राहत, तकल्लुफ़, बनावट को सल्तनत से निकाल दिया गया। जब आराम और मेहनत दोनों एतदाल से हों तो क्यों सेहत हासिल नहीं। उसके बाद है, चंद रोज़ बाद खुसरू आराम के यहाँ एक बेटा सेहत पैदा हुआ। गुनहगार
گنہگاران سلطنت عیش اور نسات کو اس شرط کے ساتھ معاف کر دیا گیا کہ یہ بے طلب سامنے نہ آئے اور بے تقریب بلائے جائیں۔ اب شہزادہ صحت بی بی سلامت خاتون کا دودھ پیتا تھا، خواجہ پرہیز کے سائے میں پرورش پاتا تھا۔ اتفاق سے، برکت سے خدا نے دونوں گھر روشن اور سلطنت آباد، اور خدا کے بندوں کو بھی آئے دن کی مصیبت سے نجات ملی۔ تو یہ مضمون یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلے مضمون کے ساتھ۔ اوکے، تب تک پڑھتے رہیے، خوش رہیے اور لگاتار کرتے رہیے۔